हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं और जो ये क्वेश्चन आज आप देखेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है एलटी, टीजीटी, पीजीटी इन एग्ज़ाम के लिए और नेट जीआरएफ एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सब के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वीडियो। लाइकोपीन कण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा टमाटर में। लाइकोपीन जो कण है ये एक रंग वर्णक है कि जो किसी भी पदार्थ को रंग प्रदान करता है, तो लाइकोपीन टमाटर को रंग प्रदान करता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको एक बात और भी बता दें कि जो मेरे चैनल पे फ्री क्लासेस होम साइंस की चल रही हैं, अभी आपका नेट का बैच चल रहा है जिसमें वो टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे जो जनरली आपको कोई भी पढ़ाता नहीं है। जैसे कि सारे ज़्यादातर क्लासेस या कोचिंग में बात की जाए तो टीजीटी, पीजीटी टारगेटेड बैच चलते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको जो ये नेट का बैच चल रहा है इसमें आपको वो टॉपिक कराए जाएंगे कि जो किसी भी कोचिंग में या किसी भी चैनल पे नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ जनरल टॉपिक होते हैं जैसे कॉटन, लिनन, जूट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब नॉर्मल टॉपिक हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इनके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल पहले भी जानते होंगे और कुछ चैनल पे मेरे वीडियो अपलोड भी किए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और इनके बारे में आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। क्योंकि अब दिसंबर में ही होना है नेट का एग्ज़ाम, तो दिसंबर तक में नेट का बैच कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो देखिएगा, लाइकोपीन के बारे में यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। लाइकोपीन एक चमकदार लाल कैरोटीनाइड हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा, लाइकोपीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है जो टमाटर और अन्य लाल फलों और सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि तरबूज, काला अंगूर, पपीता आदि। लेकिन स्ट्रॉबेरी और चेरी में लाइकोपीन नहीं पाया जाता। आप ध्यान दीजिएगा, लाल रंग समझ करके अगर आप समझे कि स्ट्रॉबेरी और चेरी में भी लाइकोपीन है तो ऐसा नहीं है। हालांकि लाइकोपीन रासायनिक रूप से एक कैरोटीन है, लेकिन इसमें कोई भी विटामिन ए की गतिविधि नहीं होती है या कई स्वास्थ्य लाभों के साथ एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपीन डिंब ग्रंथि, अग्नाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्यूलोज एवं हेमी सेल्यूलोज का उदाहरण है घुलनशील रेशे का, अघुलनशील रेशे का, बीटा-3 ग्लूकेजीन का, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज ये रेशे के अंतर्गत आते हैं। रेशे कुछ घुलनशील भी होते हैं, कुछ अघुलनशील भी होते हैं। तो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज याद रखिएगा अघुलनशील रेशे का प्रकार है, उदाहरण है। अब देखते हैं सेल्यूलोज क्या है। सेल्यूलोज यह एक महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं उसमें आप जब पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ भी सेल्यूलोज शब्द आता है। यह एक जटिल कार्बोज है जो कि अघुलनशील व अपाच्य होता है। यह पौधों को रूप एवं आकार प्रदान करता है। मानव शरीर के पाचन अंगों में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, जबकि जानवरों में ये एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर में सेल्यूलोज पचता नहीं है। सेल्यूलोज ही हमारे शरीर में रेशे फाइबर के रूप में होता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज को दूर करता है। यह आमाशय एवं आंत की मांसपेशियों की संकुचन की गति को तीव्रता प्रदान करता है। सेल्यूलोज मुख्यतः साबुत अनाज, दालों व ताज़े फल और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हेमी सेल्यूलोज क्या होता है। हेमी सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड के समान पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से वे सेल्यूलोज की भांति सुस्पष्ट नहीं होते। साधारणतया हमारे भोजन में
सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज एक बड़ा भाग अपचित ही रह जाता है और वह हमारी आंत के अवशेष को भार प्रदान करता है। इन्हीं के वजह से ही जानिएगा कि कब्ज की समस्या नहीं होती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो भी हमारी दैनिक आहार तालिका होती है उसमें हमें रेशे युक्त भोज्य पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? आंसर होगा जेजुनम से। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? आंसर होगा जेजुनम से। देखते हैं क्या होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। यह जठरांत्र प्रणाली का एक पेप्टाइड हार्मोन है। कोलिसिस्टोकाइनिन कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, अर्थात जेजुनम से निकलने वाला हार्मोन है जो वसा और प्रोटीन के पाचन को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। इस हार्मोन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाचन और भूख से है। याद रखिएगा, यह प्रोटीन का पाचन करने में और वसा के पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेट के भोजन को खाली करने और यकृत में पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करने के साथ साथ पित्ताशय से इसकी रिहाई को धीमा करके पाचन में सुधार लाता है। इस हार्मोन की खोज 1928 में की गई थी। पित्ताशय की थैली के संकुचन की क्षमता के कारण हुई। याद रखिएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की खोज कब हुई? 1928 में। यह हार्मोन पित्ताशय से पित्त रस पक्वाशय में लाता है। अब आपने देखा होगा एक शब्द लिखा है पैंक्रियाज। अब देखिएगा, अग्नाशय या पैंक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागॉन तथा सोमाटोस्टेरिन है। इसे भी आप याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन के संग से निकलता है, ये भी प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है एंडोस्पर्म, जर्म, ब्रान परत या छिलका। याद रखिएगा, अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या है? अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसे भ्रूणपोष भी कहते हैं। एंडोस्पर्म को हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें स्टार्च, कण और प्रोटीन रहता है। यह भाग अनाज के दाने का 82% होता है। तो अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा क्या हुआ? भ्रूणपोष, क्योंकि ये संपूर्ण अनाज के दाने का 82% भाग एंडोस्पर्म का होता है। इसमें पूरे दाने के 2/3 भाग थाइमीन पाया जाता है। अब देखते हैं ब्रान परत क्या है। ब्रान परत सभी अनाजों के बीजों का ऊपरी परत भूसी की होती है। जो भी किसी भी अनाज में भूसी होती है जिसे हम लोग चोकर भी कहते हैं, जैसे गेहूं की सबसे बाहरी परत जिसे चोकर हम लोग कहते हैं। यह बीज का छिलका होता है। यह बीज के पूरे भार का 5% होता है। याद रखिएगा, जो पूरा बीज है उसके भार का कितने प्रतिशत होता है छिलका? 5%। यह अधिकांश सेल्यूलोज से निर्मित होता है। अब हम लोग देखेंगे जर्म या फिर भ्रूण क्या है। यह दाने के नीचे के किनारे पर बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी भाग में पौधा जन्म लेता है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और वसा होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी जैसे गेहूं से मैदा बनाने की बात की जाती है तो जो ये बाहरी परत है भूसी, इसे हटा दिया जाता है, और ये जो सबसे अंदर की नीचे की परत है जिसे हम लोग जर्म या भ्रूण कहते हैं, इसमें भी प्रोटीन, कैल्शियम सभी पोषक तत्व हैं, इसे भी हटा दिया जाता है। तो जो बीज का परत बचता है जिसमें सिर्फ स्टार्च होता है, उसी से मैदे का निर्माण किया जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि मैदा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं बचते। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1NaOH जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आपके सामने इसका ये रासायनिक सूत्र लिखा है। बनाने में कितने ग्राम NaOH नमक प्रति लीटर की आवश्यकता होती है? आंसर होगा
40 ग्राम। इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक तथा कागज़ बनाने में होता है। इसके साथ ही कृत्रिम फाइबर जैसे कि रेयॉन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 1 NaOH बनाने में 40 ग्राम NaOH नमक प्रति लीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कैथोड लैंप निम्न में से किस में उपयोग होता है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर में, फ्लेम फोटोमीटर में, कैलोरीमीटर में या फोटोफ्लोरोमीटर में। तो देखते हैं इसका आंसर कि जो कैथोड लैंप है निम्न में से किस में उपयोग होता है। आपको बता दें कि कैथोड लैंप का जो उपयोग है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। देखिएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी तकनीक है जिसमें मुक्त गैसीय परमाणु एक औसत दर्जे का संकेत उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करते हैं। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी मुक्त धातु आयनों द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित है। इसे कैथोड लैंप का उपयोग होता है। ठीक है, इसी में कैथोड लैंप का उपयोग किया जाता है। देख लेते फ्लेम फोटोमीटर क्या है। फ्लेम फोटोमीटर फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग अकार्बनिक रासायनिक विश्लेषण में कुछ धातु आयनों की एकाग्रता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उनमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम शामिल है। अब देखते हैं हम लोग कैलोरी क्या है। कैलोरीमीटर कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरीमीटर तथा कैलोरी का माप करने के लिए जिस यंत्र का सहारा लिया जाता है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। अब लास्ट देख लेते फोटोफ्लोरोमीटर क्या है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दृश्य स्पेक्ट्रम प्रतिदीप्त के मापदंडों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव नहीं है? जीवाणु, खमीर, माइटोकॉन्ड्रिया, फफूंद। ध्यान दीजिएगा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये कोई सूक्ष्म जीव नहीं है बल्कि ये एक शरीर का भाग है। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सूक्ष्म जीव नहीं है बल्कि कोशिका संरचना का एक भाग है जिसे ऊर्जा गृह या ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ये याद रखिएगा। अब जीवाणु क्या है? जीवाणु बैक्टीरिया का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक वॉन लीeuwenhoek ने किया। कब हुई थी इसकी खोज? 1683 में। किसके द्वारा? वॉन लीeuwenhoek के द्वारा। जीवाणु बहुत ही सूक्ष्म और अधिकतर एक कोशिकीय जीव होते हैं। फफूंद या म्यूकर क्या होता है? म्यूकर एक मृतजीवी कवक है जो साधारण बोलचाल में फफूंद कहलाता है। यह एक सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आता है। अब देखिएगा खमीर या ईस्ट क्या है। यह भी एक मृतोपजीवी कवक है जो विशेष रूप से अधिक शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों जैसे अंगूर, गन्ना, खजूर आदि के रखे घोलों में पाया जाता है। यीस्ट का जीव द्रव्य 2 प्रकार के एंजाइम जाइमेज और इन्वर्टेज बनाता है। यीस्ट का उपयोग बेकरी में किण्वीकरण करने में, विटामिन बी प्राप्त करने में किया जाता है। आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है कितने मीटर होती है?
ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत पार्श्विक द्वार से लेकर बड़ी आंत के प्रारंभ तक होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। यह पेट के नीचे मध्य भाग में कुंडली के रूप में स्थित होती है। इसके 3 भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ध्यान दीजिएगा कि जो छोटी आंत है इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव की छोटी आंत निम्न में से किस रसायन बंध को तोड़ नहीं पाती है? आंसर होगा बीटा बंध को। बीटा बंध क्या है? मानव की छोटी आंत बीटा बंध को नहीं तोड़ पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में नहीं बनने वाला वसीय अम्ल है। ओलेइक वसीय अम्ल, स्टीयरिक वसीय अम्ल, लिनोइलिक वसीय अम्ल या पॉमेटिक वसीय अम्ल। मानव शरीर में नहीं बनने वाला वसीय अम्ल है लिनोलिक वसीय अम्ल। जो भी पोषक तत्व या कोई भी पदार्थ शरीर में नहीं बनता है तो उसे हमें बाहरी जगत से लेना आवश्यक होता है। इसी कारण इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक आवश्यक वसीय अम्ल है। आवश्यक वसीय अम्ल का निर्माण शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करना जरूरी होता है। शरीर में नहीं बनने वाले वसीय अम्ल लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक वसीय अम्ल तथा एरेकिडोनिक वसीय अम्ल होते हैं। लिनोलिक वसीय अम्ल त्वचा संबंधी रोग के उपचार के लिए सहायक होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें ओलिक, स्टीयरिक और पॉमेटिक की भी कुछ विशेषता। देखिएगा, ओलिक वसीय अम्ल यह असंतृप्त वसीय अम्ल होता है जो तेल एवं वसा में मुख्य रूप से पाया जाता है। स्टीयरिक वसीय अम्ल क्या है? यह संतृप्त वसीय अम्ल होता है। यह वसीय अम्ल मुख्यतः प्राणी जगत तथा वनस्पति तेलों में पाया जाता है। पॉमेटिक वसीय अम्ल यह संतृप्त वसीय अम्ल होता है। यह वनस्पति तेलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इनकी प्राप्ति के जो भी साधन है इनके नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्निक कॉरसकॉफ सिंड्रोम निम्न में से किससे जुड़ा है? आंसर होगा थायमिन से। वर्निक कॉरसकॉफ सिंड्रोम निम्न में से किससे जुड़ा है? आंसर होगा थायमिन से। अब देख लेते हैं सिंड्रोम क्या है। वर्निक कॉरसकॉफ सिंड्रोम, वर्निक कॉरसकॉफ सिंड्रोम एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है जो विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण होता है। वर्निक सिंड्रोम और कॉरसकॉफ सिंड्रोम एक दूसरे से संबंधित हैं। वर्निक सिंड्रोम को वर्निक एन्सेफेलोपैथी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, मतलब ये मस्तिष्क संबंधी एक विकार है जिसमें कि याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भोज्य प्रोटीन की नाइट्रोजन जो कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आती है वह कहलाती है। आंसर होगा जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू। भोज्य प्रोटीन जो कि नाइट्रोजन, भोज्य प्रोटीन की नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा प्रोटीन में नाइट्रोजन होता ही है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के काम आती है, वह कहलाती है जैविक मूल्य। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषता। जैविक मूल्य अवशोषित नाइट्रोजन का वह प्रतिशत है जो शरीर के द्वारा रोक लिया जाता है, प्रोटीन का जैविक मूल्य कहलाता है। अर्थात भोज्य प्रोटीन की नाइट्रोजन जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आती है वह जैविक मूल्य या बायोलॉजिकल वैल्यू कहलाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियर लंबर्ट नियम की प्रयोज्यता किसकी कार्य प्रणाली से जुड़ी है? आंसर होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वियर लंबर्ट नियम की प्रयोज्यता स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कार्य प्रणाली से जुड़ी है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देख लीजिएगा। वियर लंबर्ट नियम की प्रयोज्यता स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कार्य प्रणाली से जुड़ी है। लंबर्ट वियर नियम में यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश को किसी अवशोषण पदार्थ के विलयन से गुजारा जाए तो इस अवशोषण विलयन में
विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। आंसर होगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन गैस एक परमाणु का समतुल्य वजन कितने ग्राम होता है। पूछा जा रहा है हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का वजन कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1.008। 1.008 आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु का भार, हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का समतुल्य वजन 1.008 ग्राम होता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम दिया था। 1883 में लेवाशिये ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। ध्यान दीजिएगा कि जल एक यौगिक है, यह कहने वाले भी हेनरी कैवेंडिश ही हैं और इन्होंने ही हाइड्रोजन गैस के परमाणु में, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का ग्राम का वजन भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोजन पकाने में खदकने की विधि में तापमान होता है। आंसर होगा 85 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। खदकने की विधि देखिए क्या होती है। अच्छा, ये इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खदकने की विधि या भोजन पकाने की एक विधि है। पानी का तापक्रम उबलने के तापक्रम से कम होने के कारण पानी के बुलबुले ऊपरी सतह तक पहुँचते पहुँचते फूट जाता है। यह क्रिया खदकना कहलाती है। भोजन पकाने में खदकने की विधि का तापक्रम 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तथा उबालने का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस विधि में आलू, अरबी, शकरकंद, दाल आदि पकाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों का आप नाम भी याद रखिएगा, किस तरीके से पकाए जाते हैं। याद रखिएगा, जल के उबलने का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कुछ ही नीचे तापमान पे यह विधि, खदकने की विधि पूरी की जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रेटिनिज्म किसकी कमी के कारण होता है। आंसर होगा आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से महिलाओं में घेंगा रोग होता है। अगर महिलाएं गर्भावस्था में आयोडीन उपयुक्त मात्रा में नहीं लेती है तो जन्म लेने वाले शिशु में मानसिक विकार भी देखा जाता है, जिसे हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं। अगर वयस्क व्यक्ति आयोडीन मात्रा कम लेते हैं तो उनमें मिक्सिडिमा रोग भी देखने को मिलता है। तो क्रेटिनिज्म किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की। देखिएगा, क्रेटिनिज्म आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से प्रायः शिशु में यह रोग लग जाता है। बच्चे की शारीरिक व मानसिक रूप से वृद्धि रुक जाती है। मानसिक रूप से बच्चा असंतुलित व अपरिपक्व रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त डार्ट को कितना लंबा किया जा सकता है। आंसर होगा बस्ट पॉइंट तक। संयुक्त डार्ट को कितना लंबा किया जा सकता है। आंसर होगा बस्ट पॉइंट तक। डार्ट क्या होता है, ये टेक्सटाइल से संबंधित है। जब हमें कपड़ों में उभार देना हो, कसापन देना हो, कपड़ों को फिटिंग देनी हो, तब उनमें हम डार्ट लगाते हैं और ज़्यादातर डार्ट एक त्रिकोणीय आकार की संरचना होती है। फिश डार्ट भी एक डार्ट का ही उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मर्सराइजेशन परिसज्जा तंतुओं से बने वस्त्रों पर की जाती है। कैसे तंतुओं पर की जाती है। आंसर होगा सेल्यूलोजिक तंतु, चाहे कपास हो चाहे लीनन हो। देखिएगा मर्सराइजिंग क्या है। मर्सराइजेशन परिसज्जा सेल्यूलोजिक तंतुओं से बने वस्त्रों पर की जाती है, अर्थात सूती एवं लीनन वस्त्रों पर की जाती है। इस परिसज्जा में वस्त्र पर कास्टिक सोडा की क्रिया की जाती है। याद रखिएगा, मर्सराइजिंग के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। यह सूती वस्त्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परिसज्जा है। इस परिसज्जा की खोज जॉन मर्सन ने 1853 में की थी। मर्सराइजिंग प्रोसेस या परिसज्जा की खोज किसने की, जॉन मर्सर ने। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडियम हाइपोक्लोराइट कैसा विरंजक है।
आंसर होगा तीक्ष्ण एवं शक्तिशाली। सोडियम हाइपोक्लोराइट तीक्ष्ण या शक्तिशाली विरंजक का प्रकार है। आइए इसके डिटेल देखते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट इसे जैवल वाटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे घरेलू ब्लीच भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली विरंजक है। इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर ही प्रयोग करना चाहिए। इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आसान सार संभाल वाला वस्त्र है सहज रक्षित वस्त्र। इनमें से कौन सा ऐसा वस्त्र है जिसकी देखभाल करना, रख रखाव या सहजना काफ़ी आसान होता है? आंसर होगा रेयॉन। क्योंकि ऐसा ऑप्शन है आपके सामने, इस ऑप्शन के बेस पे रेयॉन सबसे सहज रक्षित वस्त्र कहलाता है। रेयॉन से बने वस्त्र को सहज रक्षित वस्त्र या आसान सार संभाल वस्त्र कहते हैं। रेयॉन से बने वस्त्र पहनने एवं रख रखाव में सहज होते हैं। इनसे बने वस्त्र अलौकिक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए, फ्री क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।